सो मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करना, अभी आ गया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज कंजर्वेटिव और ऑप्शन देते वक्त भी रिपल्सिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कहाँ से रिपल्सिव कहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, the value of g on the earth surface is 980 centimeter per second square। तो CGS यूनिट में उसकी वैल्यू 980 दिया हुआ है आपको। इट्स वैल्यू एट अ हाइट ऑफ 64 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज। आपको एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 64 किलोमीटर की हाइट पे पूछा है, तो ये हाइट बहुत ज़्यादा है क्या कि कम है? कम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 1 माइनस 2h बाय आर। तो जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। ये 980 है और 1 माइनस 2 इंटू 64 किलोमीटर में ही रहने दो क्योंकि नीचे रेडियस इज इन किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। दिस इज वन एंड 100, सो 1 एंड 50। गुड। तो 980 1 minus 1 by 50 is 49 by 50, 49 by 50। गुड। 49 by 50 is slightly less than 1, तो आंसर भी 980 से थोड़ा छोटा होगा। इन्होंने 980 के ऊपर भी दे दिया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं है। क्योंकि स्लाइटली स्मॉल होने का मतलब ये नहीं कि 977 हो जाए, थोड़ा सा देख लो। 49 by 50 था ना, 49 by 50 कितना आ गया? 0.98, 0.98 इंटू 980। चलो देख लेते हैं क्या आता है। 960.4, ऑप्शन ए। तो दिस इज 960.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, if the value of g accident due to gravity at earth surface is 10 meter per second square, its value in meter per second square at the center of earth, which is assumed to be a sphere of radius r meter and uniform mass density is 0। क्यों 0? हाँ, तो सेंटर ऑफ अर्थ तो 0 क्यों हो गया? 0 इसलिए हुआ कि जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। जब तुम बोलते हो कि हम खुद ही सेंटर पे है तो डेप्थ डी कितना बन जाएगा? इक्वल टू आर। डेप्थ कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग? सरफेस से। इफ द पॉइंट इज एट सेंटर, डेप्थ इक्वल टू आर। इफ डेप्थ इक्वल टू आर है तो व्हाट इज डी बाई आर? 1। तो रिमेंबर 0 इसके लिए हुआ क्योंकि डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस। इफ डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस, तो यहाँ पे डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस, therefore you have GD equal to G 1 minus R by R। तो 1 minus 1 is 0, तो 0। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तुम इसको ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि एट द सेंटर देयर इज नो मास, देयर इज नो मास, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0 क्योंकि जी एम पे डिपेंड करता है। याद है कि जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इफ वी आर एट द सेंटर, सेंटर पे मास कितना है? 0 है। तो मास अगर 0 है क्योंकि मास स्टार्ट ही सेंटर से हो रहा है, तो सेंटर में मास 0 तो जी की वैल्यू भी 0। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो आई विल नॉट रिपीट, दिस इज रिपीटेड। कौन सा क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं? ये देखो, ये क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 14, वही क्वेश्चन है, दिस इज द सेम क्वेश्चन। बट तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दिस रिपीट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Two bodies of masses m1 and m2 are initially at rest at infinite distance apart। क्वेश्चन पढ़ते वक्त, एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो कुछ कुछ चीज़ें तभी समझ में आनी चाहिए। जैसे टू मासेस आर एट रेस्ट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। और डिस्टेंस इन्फिनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। तो इनिशियल एनर्जी कितना है? 0 है। दे आर देन अलाउड टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स ईच अदर। तो एक का वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, दूसरे का क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो रिमेंबर दिस, अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ये जो दो मासेस है, दे आर अलाउड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब व्हेन दे आर अप्रोचिंग ईच अदर,
एट अ सेपरेशन डिस्टेंस आर बिटवीन देम इज गुड। पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। हमारे पास थे दो ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 and m2 which are initially separated by a distance equal to infinity। तो ये जो इनिशियल डिस्टेंस था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस जो था वो था इन्फिनिटी, आर इनिशियल इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और इनिशियली ये दोनों रेस्ट में भी थे। इसका मास है m1, इसका मास है m2, u2 एंड u1 बोथ आर 0। तो जो टोटल इनिशियल एनर्जी है ये 0 है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का एनर्जी 0 काइनेटिक, दूसरे का काइनेटिक 0, और डिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी, द पोटेंशियल भी 0। तो यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों मिला के क्या है 0 है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग अलाउ कर रहे हैं टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आने लगा और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इट इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द अदर ऑब्जेक्ट। तो जब इन दोनों में सेपरेशन मतलब फाइनल डिस्टेंस आर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, उस टाइम पे व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बेसिकली मास तो चेंज नहीं होने वाला, m1 एंड m2, v1 एंड v2। तो इस स्टेज पे व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कैसे फाइंड करोगे? हाँ, हाउ डू यू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी? How do you find out relative velocity? Relative velocity is v1 minus v2। भूल गए क्या? हाँ, भूल गए ना। रिलेटिव वेलोसिटी इज v1 माइनस v2। फिर तुमको ये याद है क्या, जब मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, किसमें हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर बीच में क्या लगता है प्लस। क्यों लगता है? क्योंकि v1 माइनस ऑफ माइनस v2। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ क्योंकि वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जा रहा है राइट साइड में, तो दूसरे का क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो इसलिए माइनस लिखा, तो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। तो तुमको ये पूछा है, अगर ये चाहिए तो क्या चाहिए v1 और v2। नाउ यू हैव टू थिंक हाउ डू यू फाइंड आउट v1 एंड v2। सोचना तो पड़ेगा ना, फिजिक्स में सोचना पड़ता है बहुत कि कैसे फाइंड करेंगे। और मैंने बहुत बार बोला है कि फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे एक डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस इन्फिनिटी है, दो डिस्टेंस है, एक सम डिस्टेंस है और एक इन्फिनिटी है, ऐसे केसेस में हमेशा लगता है लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। नंबर 2 कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कॉन्जर्वेशन भी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि लीनियर मोमेंटम हमेशा कॉन्जर्व्ड होता है, तो यू हैव टू अप्लाई बोथ। तो यूजिंग लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? भूल गए? टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? 0। क्यों 0? क्योंकि लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2, लेकिन u1 u2 दोनों क्या था 0 था। इनिशियली तो दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थे ना, हाँ कि ना? हाँ, और ये क्या आएगा m1 v1 माइनस, आप बोलोगे माइनस क्यों, प्लस लिखना चाहिए। हाँ प्लस लिखो, लेकिन v2 की डायरेक्शन नेगेटिव है कि नहीं? हाँ, इसके लिए इफ यू वांट टू राइट डाउन प्लस आई डोंट माइंड, बट देन यू हैव टू राइट डाउन v2 विद अ नेगेटिव साइन, दोनों में से एक। और ये इक्वेशन यूज करना है अपने को, तो वो साइन अगर गड़बड़ कर दी तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा सब, पक्का। ये क्या है 0, ये भी क्या है 0, तो ये आ जाएगा m1 v1 माइनस m2 v2। तो इसको इधर लाते हैं, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अभी टोटल एनर्जी का कॉन्जर्वेशन यूज करेंगे। टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अप्लाइंग लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, अप्लाइंग लॉ ऑफ conservation of total energy,
तो यू हैव टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी टोटल 0 है, बिकॉज फॉर द सेम रीजन दोनों ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट पे थे और डिस्टेंस क्या था, इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या था, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। माइनस जी m1 m2 बाई आर इन्फिनिटी हुआ तो डिस्टेंस इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू व्हाट इज टोटल फाइनल एनर्जी। ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है, ऑब्जेक्ट 2 भी आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 दोनों के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनल में क्या लिखोगे, ke1 प्लस ke2 बराबर, प्लस दोनों का एज अ सिस्टम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ओके ओके ओके, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर नहीं होता है, आर स्क्वायर फोर्स होता है, माइनस जी m1 m2 बाय आर आ गया। गुड। देन अब ऐसा करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको लाओ इधर, तो यहाँ जाएगा आपका माइनस का प्लस हो गया, जी m1 m2 बाय आर इक्वल टू क्या बचा, हाफ, हाफ कॉमन निकाल लेता हूँ, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर बराबर, पक्का पक्का, गुड गुड। ये 2 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2 जी m1 m2 अपॉन आर कर दिया शिफ्ट, गुड। अब ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म m1 v1 स्क्वायर, ऐसा लिखो क्या, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा, से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m1 v1 स्क्वायर था, उसको लिख लिया m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन m1, और इसको कैसे लिखे क्या, लिख सकते हैं क्या, m2 v2 स्क्वायर अपॉन m2। अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बताता हूँ मैं ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 था, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, तो यहाँ पे जो m2 v2 उसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 v1, तो यहाँ से हम लिख लेंगे m1 को रहने दो, उसको मत कुछ करना, इसको ऐसे ही रखो, इसको लिख लो, क्या लिखोगे, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन m2। ऐसा क्यों लिखा, सिंस सेकेंड इक्वेशन से क्या था, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, तो m2 v2 क्या लिख लिया मैंने, m1 v1, हो गया, गुड। उसके बाद ऐसा करने से क्या हुआ, ये दोनों टर्म का न्यूमरेटर क्या हो गया, सेम, तो मैं डिनोमिनेटर को कंबाइन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ ना कंबाइन, हाँ, तो 2g m1 m2 बाई आर इक्वल टू ये कंबाइन हो सकता है कि हाँ कि ना, ना, हाँ कि ना, तो अभी क्या करोगे बताओ, कॉमन कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, कॉमन निकाल लो, किसको कॉमन निकाल लिया, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये और ये हो गया कैंसर, गुड। तो 2g m2 अपॉन r इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर क्रॉस 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 m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2, वेरी गुड गुड गुड, कैंसल और कैंसल, इसको इधर भेजो, इधर भेजा क्या, इसको इधर क्या हो गया, 2g m2 स्क्वायर अपॉन r, और इसको भी यहाँ भेज दो, भेजा गया, m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आ गया, v1 स्क्वायर, तो यहाँ से v1 मिल जाएगा, यहाँ से v1 मिल जाएगा, क्या आ गया यहाँ से v1, जल्दी बोलो, अंडर रूट ऑफ 2g, सही है, अपॉन r m1 प्लस m2, और ये m2 स्क्वायर का m2 आ गया r, सही है, ये क्या फाइंड किया तुमने, v1। अब ऐसा ही अगर मैं v2 फाइंड करूं, वैसे कर सकते हो, 2-3 तरीके हैं, इतना सारा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, एक काम करना, ये v1 है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, v1 किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें, तो v2 मिल जाएगा, तो v2 पता है क्या मिलेगा, यहाँ पे v1 है तो वहाँ पे कौन है, m2, यहाँ पे v1 तो वहाँ कौन है, तो यहाँ पे v2 तो उधर कौन होगा, m1, सिमिलरली
LLY. Similarly, V2 equal to under root of 2G अपॉन R इंटू M1 प्लस M2. इंटू क्या लिखेंगे? M1. तुमको क्या चाहिए था? V रिलेटिव, बराबर? गुड. V रिलेटिव चाहिए ना? What is V relative? V1 plus V2. तो अंडर रूट ऑफ what is V1? जल्दी जल्दी बताया करो. हाँ, अंडर रूट ऑफ 2G. हाँ, उसके बाद V1 अगर है तो बाहर कौन है? M2 है. वेरी गुड. इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? ओके, मतलब ये तुमको कॉमन दिख रहा है. वेरी गुड. बहुत छोटा क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं. M1 प्लस M2, बराबर. अब इसको अंदर ले जाओ, रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ 2G M1 प्लस M2 का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2. कैंसिल कैंसिल होगा क्या? अच्छा, एक R भी था. हाँ, वो R को छोड़ मत देना, क्या R भी है साथ में. कैंसिल कैंसिल हो गया क्या? हो गया. तो अंडर रूट ऑफ 2G M1 प्लस M2 बाय R. देख लो, ऐसा कुछ है तो ठीक, नहीं तो वापस चेक करना पड़ेगा. 2G 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 M1 plus M2 by R raised to half. 2G M1 plus M2 by R raised to half. ऑप्शन बी. तो अभी इतना सारा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है. तो हम लोगों ने ये सब क्यों देखा? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड पता होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन आंसर्स. क्योंकि मेथड पता होगा तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो अभी याद रखना, अगली बार से वैसे क्वेश्चन हो, you have two objects at infinity at rest, kinetic energy is 0, potential energy is 0. Now they start moving towards each other at a particular separation. आपको पूछा है what is the relative velocity. अभी तो रिलेटिव पूछा है, कभी पूछ लेंगे पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड बताओ, कभी बोलेंगे सेकंड का बताओ, कभी बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बताओ एट अ डिस्टेंस r. तो यू हैव टू बेसिकली नो व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक का वेलोसिटी पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव. करेक्ट? पक्का? अब इस क्वेश्चन को एज अ ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. 3 स्टेप आंसर है, 2 या 3 स्टेप में खत्म हो जाता है वो. आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए, और मैं इसके थोड़े वेरिएशन भी दूंगा आपको इस टाइप का, और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है. आपको सिर्फ पता ही होना चाहिए जो V है ना, उसका जनरल फॉर्म 2G बाय R इंटू टोटल मास, मतलब M1 प्लस M2, और बाहर एक M है. राइट? अब तुम V1 फाइंड कर रहे हो या V2 फाइंड कर रहे हो, जो ये स्क्वायर रूट के अंदर है वो सेम ही होता है. अगर V1 फाइंड कर रहे हो तो बाहर M2 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री. इधर कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स की भाषा में. इधर 1 तो उधर 2, इधर 2 तो इधर 1. डन, खत्म. अब तुम दोनों को ऐड करो, क्योंकि एक दूसरे देवर अप्रोचिंग ईच अदर के केस में यू जस्ट हैव टू ऐड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट. अब जब इसको ऐड करके सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको मिल गया अंडर रूट ऑफ 2G M1 प्लस M2 बाय R. ये आ गया. यही तो हमने सॉल्व किया था. अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, M1 इक्वल टू M2. उस केस में बताओ व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी. अगर वैसा हुआ तो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, तो ये 2m इंटू 2 इज 4 रूट के बाहर, तो 2 रूट ऑफ GM बाई R, 2 रूट ऑफ GM बाई R. वेरी गुड, पक्का पक्का. और इसी को बोला होगा इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. तो रूट ऑफ GM बाई R क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी, 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल. वैसे यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नथिंग व्हिच इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट. लेकिन कभी कभी जानबूझ के बोलते हैं राइट इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. राइट? आपको फिर V1 V2 भी पूछ सकते हैं. अगर V1 V2 पूछा होगा तो M2 तो M हो गया, और ये M1 प्लस M2 कितना हो गया? 2M. कितना हो गया? 2 ऊपर का 2 नीचे का 2, तो अंडर रूट ऑफ G अपॉन एम आर, और ये M अंदर आया तो क्या हो गया? M स्क्वायर. तो एक M और एक M कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ GM बाई R, अंडर रूट ऑफ GM बाई R. वो तो समझ में आ ही गया था, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी 2 टाइम्स आया ना, तो एक V1 और एक V2 है ना. खत्म. ये हो गया आपका 3 स्टेप में आंसर खत्म.
अगला क्वेश्चन, गिवन मास ऑफ मून इज 1/80 times of mass of earth and corresponding radius is 1/4 of earth. If escape velocity on earth's surface is 11.2 km per second, the value of the same on the surface of moon is, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऐसा बोला है कि मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून इज 1/4 टाइम्स ऑफ अर्थ. 1/4 बोला ना, यस. एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ gm/r के 2gm/r? 2gm/r. पक्का? श्योर ना? ओके. वैसे यहाँ पे तुम गलत बोलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ेगा, आगे तो फर्क पड़ने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ पे 2g क्या है? कांस्टेंट है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m/r. तो v फ्रॉम सरफेस ऑफ मून अपॉन v फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट किसके साथ प्रोपोर्शनल है? मास के साथ. तो मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ. पक्का पक्का? गुड गुड. श्योर श्योर. 100%. और इनवर्स रिलेशन किसके साथ है? किसके साथ? रेडियस के साथ. जस्ट अ मिनट. इनवर्स रिलेशन है रेडियस के साथ, तो रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून. mm/me, mm/me कितना आया? 1/81. अरे 1/81 आएगा ना वो. RE/RM, RE/RM कितना? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स. 4 का रूट कितना? 2. 81 का कितना? 9. वेरी गुड. तो VM/VE इज 2/9. 2/9. इस VE को वहां लेके जाते हैं, तो जस्ट टेक दिस देयर. हो गया. आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. व्हाट इज VE की वैल्यू? 11.2. तो 2/9 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा? 11/9 इज 1 point something. 1 point something into 2. 2 point something. 2 point something. 2.5. 2.5. Option number C. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The velocity with which a projectile must be fired so that it escapes Earth's gravitation does not depend on. Velocity with which a projectile must be fired so that it escapes Earth's gravitation does not depend on. You know escape velocity का formula? Under root of 2gm/r. इसका और एक फॉर्म है अंडर रूट ऑफ 2gr. तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ. सही बात है क्या? ये गलत है. मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल पर डिपेंड नहीं करता है. ये अर्थ का मास होता है, उस पर डिपेंड करता है. मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाँ ये बात सही है. डज इट डिपेंड ऑन मास ऑफ प्रोजेक्टाइल? नो. डज इट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑर्बिट? यस इट डिपेंड्स. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट डिपेंड्स. गुड. हो गया ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन. The escape velocity from the Earth is about 11 km per second. The escape velocity from a planet having twice the radius and the same mean density. Density same बोला है, Earth का और planet का density same है, सिर्फ यहाँ पे radius of planet क्या है? Twice, 2 times. आपको पूछा है उस planet से escape velocity कितना होगा? कब से देख रहा हूं मैं. अनफॉर्चुनेटली ध्यान होता है, और प्रेडिक्शन मेरे बहुत ज़बरदस्त है. मैं तुमको आज बता सकता हूँ कि कौन सी एग्जाम क्लियर करने वाला है. अभी तक तो 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि द वे यू बिहेव इन क्लास, द वे यू आर पेइंग अटेंशन और यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, उसमें समझ में आ जाता है हमको. हमको भी केयरफुल रहना है ना.
क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे खुद तो नहीं पढ़ते, बाहर जाके हमारे नाम से लोग फिजिक्स समझ में नहीं आए तो चिप लगा लो फिर सिस्टम के अंदर। तुम लोग ही कुछ आगे जाके मेडिकल फील्ड में रिसर्च करो, मेक अ चिप, प्लान इट इन योर हेड। पहले डाउनलोड करना उसमें फिजिक्स का बुक और फिर वो ऐसा अंदर लगा देना, झंझट ही खत्म, क्लासेस भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। बेस्ट, डू दिस रिसर्च, गुड फॉर मी ऑल्सो, आई विल बी फ्री अर्ली। कौन लाइफ टाइम टीचिंग करेगा, मैं तो नहीं करना है ना लाइफ टाइम टीचिंग। ध्यान दो, रिस्की, वेरी रिस्की प्रोफेशन। आगे ध्यान दो, क्या बोला है, डेंसिटी सेम है लेकिन रेडियस क्या है, डबल है, ट्वाइस है। और क्या पूछा है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट। तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लाओ, क्योंकि उन्होंने डेंसिटी के बारे में कुछ मेंशन किया है, डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं चलेगा क्योंकि मास का इन्फॉर्मेशन है नहीं तुम्हारे पास, जी तो कांस्टेंट है। आर के बारे में कुछ बोला है, आर तो चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ 2g/r, व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये वॉल्यूम है, ये स्पीड है, इसके लिए उसको मैंने कैपिटल V लिखा। अंडर रूट ऑफ 2g/r, व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 pi r cube, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द प्लैनेट टू बी अ स्फीयर इनटू रो। ठीक, ये r और वो r³ गया गया, यस। तो ये आ गया 8g/3 पाई रो, आर स्क्वायर रूट से बाहर गया। आर स्क्वायर रूट से बाहर गया तो क्या आया, आर। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट टू दैट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू rp/re। तो यू हैव rp/re दिया हुआ है ना आपको, 2 दिया है ना, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो वैल्यू ये 2 है, 2 इंटू बी आ गया, सिर्फ बी को वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 2 इंटू 11 इज 22 किलोमीटर पर सेकेंड। 22, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। मास भी डबल और डायमीटर भी डबल, डायमीटर डबल मतलब रेडियस डबल होना, ओके। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ऑन दिस प्लैनेट विल बी। तो सबसे पहले 11th का पहला चैप्टर याद होना चाहिए, क्योंकि अब तक ऑसिलेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो 11th का पहला चैप्टर जो था ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें हमने देखा था कि टाइम पीरियड इज k इंटू रूट ऑफ L/g। लेंथ पेंडुलम का चेंज किया क्या, नहीं, तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, g। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g। g इज इक्वल टू gm/r²। g कांस्टेंट है, हाँ, तो स्मॉल g इज प्रोपोर्शनल टू m/r²। इक्वेशन नंबर 2। हमको वैसे भी मास और रेडियस का इंफॉर्मेशन दिया था, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 you have t proportional to 1 by root g, लेकिन g is proportional to क्या, रूट ऑफ m/r²। r² का रूट कितना होता है, r, वो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो therefore t is proportional to r/√m। गुड, वेरी गुड। तो therefore time period of the same pendulum on the planet upon on earth, अर्थ पे अच्छा रेशियो पूछा वैसे भी तुमको, इन टर्म्स ऑफ टी पूछा। आगे बोला है ना, क्या बोला है, इफ इट इज अ सेकेंड्स पेंडुलम। अब ये सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, उस पर तो आएंगे। देखो ऐसा है, पहली बात तो पेंडुलम परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन, ये तुमको पता होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। नहीं पता होगा, झूले पे बैठे थे बचपन में, हाँ बस वही पेंडुलम है। तो तुम भी तो ऐसा ही करते हो ना पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, यहाँ से वहाँ जाने में 1 सेकेंड, वापस आने में 1 सेकेंड, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में 1 सेकेंड, वापस आने में 1 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। तो पेंडुलम विच टेक्स 2 सेकेंड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज सेकेंड पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ पे, वो इधर बोला है, इफ इट इज अ सेकेंड पेंडुलम ऑन अर्थ, तो टाइम पीरियड यहाँ पे ये 2 आएगा वैल्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, रेडियस को, तो rp/re,
अंडर रूट ऑफ इनवर्स किसके साथ है, मास के साथ, तो me by mp. गुड. तो यू हैव देयरफॉर यू हैव टाइम पीरियड ऑन प्लैनेट अपॉन 2, क्योंकि अर्थ पे उसका टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकेंड्स था. व्हाट इज आरपी बाय आरई, याद है क्या इन्होंने क्या बोला, आरपी इज 2 times of RE और मास ऑफ प्लैनेट इज आल्सो 2 times ऑफ मास ऑफ अर्थ. बोलो ना ऐसा ट्वाइस ट्वाइस. गुड. तो आरपी बाय आरई, व्हाट इज आरपी अपॉन आरई, 2, तो 2 अंडर रूट ऑफ आर me by mp, व्हाट इज me by mp, 1/2, तो 1/2. वेरी गुड. देयरफॉर pp इक्वल्स टू, ये देखो ये नीचे √2, ये ऊपर 2, तो 2/√2 कितना होता है, √2, और ये 2 यहाँ से आ गया तो कितना हो गया, 2√2, तो 2√2 ऑप्शन बी. तो इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछने का और एक तरीका भी होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी तो तुमको बोला कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन दैट प्लैनेट, तो तुमने तो फाइंड कर लिया 2√2. अगर समझो तुमको पूछ लिया व्हाट इज अ परसेंटेज चेंज, तो यू शुड नो परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली फाइनल वैल्यू. फाइनल मतलब प्लैनेट पे, इनिशियल वैल्यू मतलब अर्थ पे अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. अब इसके आगे से मुझे ये नहीं चाहिए, यू डोंट हैव टू राइट दिस, डू नॉट राइट दिस, ऐसा लिख लो व्हाट इज टीपी बाई टी एंड टी बाई टी कितना आएगा, 1. तो इसको नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही लिखना, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऐसा लिखोगे तो थोड़े से शॉर्टकट लगेंगे तुम्हारे, नहीं तो फिर करो स्टेप बढ़ाओ, क्योंकि टीपी बाई टी तो तुमने पहले ही फाइंड कर लिया था. ये देखो इधर. अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट नहीं करता, मतलब ये 2 नहीं लिखता ना, तो कितना आता है, 2/√2, व्हाट इज 2/√2, √2, व्हाट इज √2, 1.414. तो ये 1.414 होता, मतलब बेसिकली 41.4% का इंक्रीज है, क्योंकि ये 1.414 में से एक गया, मतलब कितना है, तो 0.414 इंटू 100 मतलब 41.4% का इंक्रीज है टाइम पीरियड में. तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, गुड. एन एस्टेरॉइड ऑफ मास m is approaching Earth. Asteroid of mass m is approaching Earth. Initially at a distance of 10 RE. ये डिस्टेंस कहाँ से बताया कुछ, सेंटर ऑफ अर्थ से. कहाँ से, तो क्योंकि डायरेक्टली डिस्टेंस की बात हो रही है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से, विद स्पीड vi. इट हिट्स द अर्थ विद स्पीड vf. देन अगर वो अर्थ पे आके हिट करता है विद स्पीड vf, देन चारों में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, ऐसा आपको पूछा है. गोइंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन, ये वाला मैंने आपको बोला था कि ये सब सॉल्व क्यों करके दिया, क्योंकि तुमको मेथड समझ में आना चाहिए कि जब दो ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे के पास में, तो हमेशा क्या लगाओगे, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे भी वैसा है, एक एस्ट्रॉइड एक अर्थ है, एस्ट्रॉइड इज कमिंग टूवर्ड्स अर्थ, तो जब इनिशियल डिस्टेंस 10 आ रही था, जब डिस्टेंस 10 आ रही था तब टोटल एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. जब अर्थ को आके हिट किया, तो अर्थ के सरफेस तक आया, अब सेंटर से कितना डिस्टेंस बचा, कितना बचा RE, कितना बचा, हाँ, तो तब टोटल एनर्जी निकाल लो. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केस 1 केस 2, दिस इज अर्थ, केस 1 एस्टेरॉइड. देखो ये भी है, लोग बोलते हैं कि ये सब लाइफ में कहाँ काम में आने वाला है. यू नो, एज पर द थ्योरी, आज से कुछ बिलियन ईयर्स पहले, आई डोंट नो नंबर एग्जैक्ट, मिलियन की बिलियन वॉट एवर इट इज, बहुत साल पहले इस पृथ्वी पे कौन डोमिनेट करता था पता है तुमको, डायनासोर्स. व्हाई डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट, एस्ट्रोड आके हिट कर गया, दैट वाज अ मास एक्सटिंक्शन इवेंट. ऐसे 3 बार और हुए. हमेशा एस्ट्रोड की वजह से नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ मास एक्सटिंक्शन. तो हमको भी ये खतरा हमेशा है कि कल को उठ के कोई और एस्ट्रोड आके हमको हिट कर दिया, वापस से अर्थ को हिट कर दिया, तो हम भी खत्म. सारा का सारा लाइफ, मतलब सारा तो नहीं बोल सकते,
डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा एस्ट्रॉइड है। जब जब डायनासोर गए तब 90% लाइफ खत्म हो गया था, 10% फिर भी सर्वाइव किया। सरफेस पर रहने वाले स्पीसीज जिंदा नहीं रह सकते, दोज हु लिव डीप इनसाइड वाटर दे विल स्टिल सर्वाइव। तो एनीवेज हमको भी बचना है ना, ऐसा एस्ट्रॉइड आके हिट कर देगा तो गए हम लोग। इसलिए हम लोग साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि उसका ट्रैजेक्टरी पता होना चाहिए। हवा में उड़ाएंगे मतलब स्पेस में आया क्या, मिसाइल मारेंगे खत्म, वहीं के वहीं। पर उसके लिए तो फिजिक्स चाहिए। ऐसा थोड़ी है एस्ट्रॉइड है मारो ऐसा नहीं मरता वो। डेफिनेटली यू शुड आस्क योरसेल्फ सच क्वेश्चन कि हम लोग ये सब क्यों क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ते हैं ये सब। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, व्हाई यू वांट टू स्टडी दिस इज द रीजन दैट यू वांट टू स्टडी। एनीवेज एस्ट्रॉइड पहले 10 आर डिस्टेंस पे था, तो उसका इनिशियल एनर्जी निकाल लो। इनिशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी आई स्क्वायर। अब मैं जानबूझ के v के टर्म में लिखा क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ v है, वी आई वी एफ। ओके, और ये स्मॉल m क्योंकि एस्ट्रॉइड आ रहा है, अर्थ नहीं आ रहा है, तो जो मूव हो रहा है उसका मास होता है माइनस g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ एस्ट्रॉइड अपॉन द इनिशियल डिस्टेंस r इनिशियल। हाउ मच इज इनिशियल डिस्टेंस? 10 आर। तो इधर सिर्फ 10 आर लिख देंगे। 10 आर ई, 10 आर ई। गुड। अब इसी का केस 2, ये केस 1 था, इनिशियल केस था। अब केस 2, फाइनल केस। फाइनल केस गुड। मैं होता ना एग्जामिनर तो मैं पूछता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द कोलिजन। फिर मजा आता और वो मुझे एडवांस का क्वेश्चन बन जाता। ढूंढो कितना एनर्जी जनरेट हुआ कोलिजन में। ओके, तो यह आ गया आपका फाइनल डिस्टेंस, आर एफ इक्वल टू आर आर ई, जो भी बोलना है वो डजंट मैटर। गुड गुड। देन व्हाट इज द फाइनल टोटल एनर्जी? फाइनल एनर्जी बता दो कोई। इट इज फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर फाइनल। व्हाट इज आर फाइनल? अरे फाइनल आर कितना है? आर ई, बिकॉज डिस्टेंस इज नाउ जस्ट आर ई। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया आपका फाइनल एनर्जी, ये है इनिशियल। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय द वे यू नो, चलो ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। पहले कंप्लीट कर लो। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? टोटल इनिशियल इक्वल टोटल फाइनल, टोटल इनिशियल इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल एनर्जी टोटल? हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 10 आर ई, वेरी गुड, इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर ई। गुड। तुमको क्या चाहिए? वी एफ चाहिए। ऐसा देखो इक्वेशन, देखो ना इक्वेशन, वी एफ स्क्वायर वी एफ स्क्वायर वी एफ स्क्वायर वी एफ स्क्वायर, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे वी एफ स्क्वायर चाहिए। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर लाओ उसको, क्या हो जाएगा वो? पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी गुड। हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 10 आर ई प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर ई इक्वल टू क्या? हाफ वी एफ स्क्वायर इंटू ऑफकोर्स एम। अभी एम एम कैंसिल करते हैं, रुको। इधर एम है, इधर एम है, इधर एम है, इधर भी एम है, तो यहाँ से तीनों टर्म से एम निकालना और वहाँ के एम को कैंसिल कर देना। हो गया कैंसिल? गुड, वेरी गुड, हो गया ना। और ये 2 मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, उसको भी 2 से, कर लिया। गुड। तो ये 2 भी क्या हो गया? एम भी क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा? वी आई स्क्वायर बराबर, छोटा एम गया गया, और ये 10 कितना बच गया? 5। गुड। प्लस जी कैपिटल एम बाय 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना,
हाँ 2r इक्वल्स टू क्या हो गया vx²। आंसर में कितने टर्म्स है? अच्छा ठीक है, कॉमन निकाला है तो तुम भी इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। वी आई, चलो vx² इक्वल टू vi²। क्या कॉमन निकालोगे? gm/re। gm/re प्लस है क्या? अच्छा तो पहले प्लस 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 gm/re कॉमन। तो कौन बचा? 2। कौन बचा? 2 माइनस कौन बचा? 1/5। 1/5। ओके, ऐसा कुछ है? नहीं है? है मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है? यस, कहाँ पे? मैं बताता हूँ कहाँ। देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है क्या ऐसा? हाँ क्या? हाँ, तो इधर नीचे क्या लिखेंगे? 10। क्या लिखेंगे? 10। तो vi² प्लस 2gm/re 1 माइनस 1/10। vi² प्लस 2gm/re 1 माइनस 1/10। ऑप्शन नंबर सी। देख लो आप, सी होना चाहिए वैसे, और सी होना चाहिए, है क्या सी? हाँ, गुड डन। हाँ वैसे आई वाज टेलिंग यू, ऐसा एक थ्योरी है कि और पे लाइफ आया ही एस्ट्रॉयड के कोलिजन से। एस्ट्रॉयड आके कोलाइड हुआ और उस एस्ट्रॉयड में वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वहीं से लाइफ का ऐसा स्टार्ट हुआ, ऐसा थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kepler's second law regarding Kepler's second law regarding constancy of error velocity of planet is a consequence of law of conservation of। सबका ध्यान यहाँ पे। What is Kepler's second law? The line joining the sun and the planet sweeps equal areas in equal intervals of time। तो अगर तुमको ये पूरा स्टेटमेंट में कुछ नहीं भी समझ में आया, डजंट मैटर, केपलर सेकेंड लॉ समझ में आया, बस सफिशिएंट है। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू L/2m, ऐसा हमने डिराइव किया था। मैंने बोला था कि प्लैनेट कहीं पे भी वो मास तो सेम रहता है, और मैंने ये भी बोला था कि व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ एंगुलर मोशन, चाहे वो इलिप्टिकल मोशन हो चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम इज, हाँ, तो फिर कांस्टेंसी ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डन, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, सिर्फ दूसरे फॉर्म में पूछा है इसको। द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास n, यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास है m ऑफ रेडियस स्मॉल r टू बी अ ब्लैक होल इज। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, रेडियस r है, उसको ब्लैक होल बनने के लिए क्या कंडीशन है? यू नो ब्लैक होल, वहां पे ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि लाइट कैन इवन इज नॉट एबल टू एस्केप। मतलब पता है what you're trying to say? Escape velocity is greater than or equal to speed of light। पक्का? वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता, मतलब एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ग्रेटर देन, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इज मोर देन स्पीड। अगर थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर एस्केप वेलोसिटी लेस होता किससे? स्पीड ऑफ लाइट से, तो लाइट एस्केप कर जाता ना। अगर लाइट एस्केप करता तो तुमको वहां से वहाँ ब्लैक होल क्यों दिखता? फिर तुमको दिखता लाइट आ रहा है वहां से बाहर। गुड। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला फॉर एनी ऑब्जेक्ट? अंडर रूट ऑफ, जल्दी बोलो, 2gm/r। जानबूझ के छोटा m लिखा क्योंकि उन्होंने स्मॉल m बोला है, और रेडियस भी स्मॉल r, ग्रेटर देन इक्वल टू c। हो गया क्वेश्चन खत्म। 2gm/r रेज टू हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू c। कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आई वांट यू टू डू बाय योरसेल्फ। जरा कुछ थोड़े से क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करो, तो इट गोज एज एन असाइनमेंट। अरे असाइनमेंट क्या, पहले सॉल्व किया हम लोगों ने, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, असाइनमेंट नहीं है ये, रिपीटेड है क्योंकि हमने सॉल्व किया है। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the escape velocity from Earth's surface is VE। The escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times that of Earth and same density। Repeated question है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया।
अभी तो देखा आज, वो अभी आप सॉल्व करो। ठीक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, याद है क्या? ऑप्शन नंबर सी आया था। हाँ, हो गया। ठीक है, तो नीट के पीवाईक्यू हो गए खत्म।